माता पिता और भाई के कत्ल के बाद कैसे बनी नौकरानी से लेजेंड कॉमेडियन। भारत की पहली महिला कॉमेडियन जिन्होंने कई दशक तक हिंदी सिनेमा पर राज किया। फिल्मों की ऐसी अनोखी कलाकार जिन्होंने अपना मजाक बनाकर भी लोगों को हंसाया। एक ऐसी हास्य कलाकार जिनकी बेबाक डायलॉग डिलीवरी और चुलबुलेपन ने सभी को अपना कायल बना दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कॉमेडियन बनने से पहले ये एक जानी मानी प्लेबैक सिंगर थी। क्या आप यकीन करेंगे, पर्दे पर मस्त मौला दिखने वाली इस कलाकार की असल जिंदगी में बेहद दर्द छुपा था। फिल्मों में आने के पहले ये एक नौकरानी थी और जमीन जायदाद के लिए उनके माता पिता और भाई का कत्ल कर दिया गया था। तो कौन थी ये लेजेंडरी कॉमेडियन और क्यों उनकी जिंदगी में इतनी तकलीफें थी, जानेंगे आज की वीडियो में। आज हम बात कर रहे हैं गोल मटोल हंसमुख सी बॉलीवुड की कॉमेडियन टुनटुन की, जिनका नाम ही नहीं बल्कि अंदाज भी बेहद ही निराला और अनोखा था। आज भी किसी मोटी महिला के लिए टुनटुन संज्ञा का इस्तेमाल किया जाता है। फिल्म क्रिटिक्स कहते हैं कि वो चार्ली चैपलिन के स्तर की कलाकार थी। वो हमेशा एक मोटी लड़की के किरदार में हुआ करती थी, फिर भी टुनटुन के लाखों दीवाने थे और वो अपना ही मजाक बनाया करती थी और लोगों को हंसाया करती थी। एक ऐसी औरत जिसे कोई पसंद नहीं करता, कभी फूहड़ गवार मोटी सावली तो कभी अजीब कपड़े पहनने वाली डरावनी लड़की जो शादी के लिए मर्दों के पीछे भागती। क्या कोई महिला कभी इस तरह के किरदार को निभाने की हिम्मत करेगी? शायद नहीं, लेकिन टुनटुन ने इसे एक चैलेंज की तरह स्वीकार किया और उसे ऐसे निभाया कि आज तक उनकी मिसाल दी जाती है। लेकिन उनका यह सफर आसान नहीं था। एक छोटे से गांव से माया नगरी तक का सफर उनके लिए कई संघर्ष लेकर आया। टुनटुन मोती का पूरा नाम उमा देवी खत्री था। उनका जन्म 9 जुलाई 1923 को उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के गांव में हुआ था। जब वो सिर्फ 2.5 साल की थी तब उनके माता पिता और भाई की जमीन विवाद में हत्या कर दी गई थी और इस तरह से मासूम उम्र में टुनटुन पूरी तरह से अनाथ हो गई। इसके बाद इस मासूम बच्चे की जिम्मेदारी उनके चाचा और उनके कुछ रिश्तेदारों ने उठानी शुरू की, लेकिन उनका जो व्यवहार था वो बहुत ही बुरा था। टुनटुन ने अपने इंटरव्यू में जिस तरह से बताया था कि उसके बाद अपने चाचा और दूसरे रिश्तेदारों के घर में इस बच्ची को झाड़ू पोछा करना पड़ता था और दूसरे रिश्तेदारों के यहाँ इन्हें काम करने के लिए भी भेजा जाता था, यानी कि उनके साथ नौकरानी की तरह व्यवहार किया जाता था। उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें चाचा द्वारा अक्सर दिल्ली के दरियागंज इलाके में एक रिश्तेदार के घर भेजा जाता था जहां वो घर के कामकाज किया करती थी। वहीं उनकी मुलाकात अख्तर अब्बास काजी से हुई जो दिल्ली के आबकारी विभाग में काम किया करते थे। काजी साहब ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने उमा के आत्मविश्वास को बढ़ाया और उनके हुनर की तारीफ की। दरअसल उमा बचपन से ही रेडियो पर गाने सुनकर रियाज किया करती थी और घर वालों के नाराज होने के डर से छुप छुप कर गाती थी। जब काजी साहब ने उन्हें सुना तो उन्हें लगा कि उनकी आवाज सुरीली है और वो एक अच्छी सिंगर बन सकती है। हालांकि कुछ समय बाद काजी साहब लाहौर चले गए, लेकिन उमा के मन में सिंगर बनने की चाहत जाग उठी थी और उन्होंने मुंबई जाने की योजना बनानी भी शुरू कर दी। उमा की एक सहेली थी जो उनके गांव आती जाती रहती थी और वो मुंबई में रहती थी। उनकी मदद से उमा आखिरकार घर से भागकर मुंबई पहुंच गई और उनकी सहेली के कुछ जानकार जो फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते थे, उनकी मदद से उमा की मुलाकात कुछ डायरेक्टर से हुई। 1946 में जब उमा देवी 23 साल की थी तब उनकी जान पहचान अरुण आहूजा और पत्नी गायिका निर्मला देवी से हुई जो मशहूर अभिनेता गोविंदा के माता पिता थे। उन्होंने उमा देवी का परिचय कई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से करवाया। इसी बीच काजी साहब भी मुंबई आ गए और 1947 में उमा देवी और काजी साहब ने शादी कर ली। इसी दौरान डायरेक्टर अब्दुल रशीद से उनकी मुलाकात हुई जो फिल्म दर्द बना रहे थे। उन्होंने उमा की आवाज सुनी और उन्हें संगीतकार नौशाद के पास भेज दिया। वहाँ बेबाक अंदाज में नौशाद साहब से गाना गाने के लिए रिक्वेस्ट की और कहा कि वरना वो उनके घर के सामने समुद्र में कूद कर जान दे देंगी। उनके इस अंदाज पर नौशाद साहब हंस पड़े और उन्होंने कहा कि ठीक है। गाने का टेस्ट लिया गया और नौशाद साहब को उनका गाना बहुत पसंद आया और आखिरकार 500 रुपए की तनख्वाह पर उनको काम मिल गया। इस तरह से दर्द फिल्म का गीत अफसाना लिख रही हूँ उमा का पहला प्रदर्शित गाना साबित हुआ। इस गाने को अभिनेत्री मुनव्वर सुल्ताना पर फिल्माया गया था जो कि जबरदस्त हिट साबित हुआ। हालांकि ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होगा कि गीत किसने गाया था, लेकिन फिर भी इस गीत की तासीर जस की तस बनी हुई है। इस फिल्म के और भी गीत टुनटुन नहीं गाए थे जो कि काफी प्रचलित हुए। इसके बाद उनकी गाड़ी चल पड़ी और कई फिल्मी गीतों को उन्होंने अपनी आवाज से सजाया। देखते ही देखते वो मशहूर सिंगर बन गई और इस तरह 40 के दशक में उन्होंने लगभग 45 गाने गाए जिसमें से कई गाने खूब हिट रहे। लेकिन बच्चों के जन्म के साथ साथ उनके ऊपर घरेलू जिम्मेदारियां बढ़ने लगी और इस तरह उनकी गायकी धीरे धीरे नीचे जाने लगी। तब तक गीता दत्त, लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी प्रशिक्षित गायिकाओं ने इंडस्ट्री पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। उमा तब कुछ समय फिल्मों से दूर रहकर अपने परिवार में उलझी रही। उनके 4 बच्चे हुए, 2 बेटे और 2 बेटियां जिनकी जिम्मेदारी में उन्होंने अपना पूरा समय लगा दिया। लेकिन परिवार बढ़ने के साथ मजबूरन उन्हें एक बार फिर से काम की तलाश में निकलना पड़ा। वो नौशाद साहब से मिली जो उन दिनों फिल्म बाबुल बना रहे थे। उन्होंने उमा को मौजूदा हालात समझाया और कहा कि तुम फिल्मों में हास्य भूमिका क्यों नहीं करती, तुम्हारा बेबाक अंदाज और डील डोल इसमें मदद करेगा। नौशाद साहब ने उन्हें एक नाम सुझाया, टुनटुन। उन्हें बेहद पसंद आ गया और वो बन गई उमा देवी से टुनटुन और उनको फिल्म बाबुल में इसी नाम से लॉन्च किया गया। आगे चलकर उनका यही नाम उनकी पहचान बन गया। उनका ये रूप दर्शकों को इतना पसंद आया कि वो देखते ही देखते हिंदी फिल्मों की अति व्यस्त
हास्य अभिनेत्री बन गई। टुनटुन अपनी योग्यता की वजह से मशहूर निर्माता, निर्देशक और अभिनेता गुरुदत्त की फिल्मों का भी हिस्सा बनी और उनकी ज्यादातर फिल्मों में नजर आने लगी। उस दौर की उनकी उड़न खटोला, आर पार, मिस कोका कोला, मिस्टर एंड मिसेस 55, कोहिनूर, नया अंदाज, 12 o'clock, दिल अपना और प्रीत पराई, कभी अंधेरा कभी उजाला, एक फूल चार कांटे, कश्मीर की कली, CID 909, दिल और मोहब्बत, एक बार मुस्कुरा दो और अंदाज उनकी चर्चित फिल्में रही और सभी फिल्मों में उनका रोल हंसा हंसाकर लोगों को लोटपोट कर देने वाला था। हालांकि कहा जा सकता है कि उमा देवी को हिंदी फिल्मों ने स्टीरियोटाइप भरे रोल दिए जिनकी आलोचना भी की जा सकती है, क्योंकि ये औरतों को नीचा करने वाले, मजाक उड़ाने वाले थे। लेकिन इसमें उमा की कोई गलती नहीं थी, वो तो बस एक हास्य कलाकार थी। आर्थिक स्थिति भी ठीक न होने के चलते उनके सामने काम करने की मजबूरी थी। उस समय वो अपनी फिल्मों में वही काम कर रही थी जो आज भी कई टॉप लिस्टेड एक्ट्रेस कर रही हैं। उमा से टुनटुन नाम रखने के बाद वो इतनी लोकप्रिय हुई थी कि टुनटुन का पर्यायवाची शब्द ही मोटी औरत हो गया। लेकिन अपना मजाक बनाने के बाद भी उन्होंने इसे अच्छे रूप में लिया और हमेशा उत्साह और खुशी से अपने काम को अंजाम दिया। बाद में उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई कि उनके किरदार को ध्यान में रखकर अलग से उनके लिए रोल लिखे जाने लगे और टुनटुन भी इतने अनोखे अंदाज में उस रोल को निभाती थी कि वो रोल यादगार हो जाया करता था। एक बात और गौर करने वाली है कि उनकी पहचान चाहे सिंगर की रही हो या हास्य कलाकार की, सभी पहचान को फीका करने वाला था उनका व्यक्तित्व। उनकी उपस्थिति बहुत ही डोमिनेटिंग हुआ करती थी। जहां वो मौजूद होती थी, बदतमीज शख्स भी तमीज सीख लेते थे। उनके जैसी तेज तर्रार, बेधड़क और चतुर अंदाज की महिला का मिलना दुर्लभ है। वो ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी और ना ही माता पिता का साया नसीब हुआ था। एक के बाद एक उन्हें दुख मिलते रहे, फिर भी उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में गायकी, एक्टिंग, सम्मान, हर चीज खुद के दम पर हासिल की थी। पुरुषों की वर्चस्व वाली दुनिया में वो चट्टान की तरह खड़ी रही और अपना रुतबा बनाया। 70 के दशक में उनकी सक्रियता में कमी आना शुरू हो गई और फिल्म नमक हलाल के बाद उन्होंने खुद को एक्टिंग से दूर कर लिया। उनकी अंतिम फिल्म 1990 में आई कसम धंधे की थी। 24 नवंबर 2003 को इन्होंने इस दुनिया का अलविदा कह दिया। लेकिन आज भी वो हिंदी फिल्मों की पहली और सबसे सफल महिला कॉमेडियन के रूप में याद की जाती है।